हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा धर्म संकट में पड़ गई थी। एक तरफ ऋषभ था जो उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए इतना एक्साइटेड था, और दूसरी तरफ उसका बॉस एडम था जो उसकी बहुत इज्जत करता था और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। अंतरा समझती थी कि बिना वजह वो अंतरा को इस तरह से इमरजेंसी में नहीं बुलाता। हालांकि ऋषभ के घर किसी और दिन भी वो जाकर खाना बना सकती है, पर आज उसका एयरपोर्ट जाना बहुत ज़रूरी था। पर अंतरा के लिए सबसे बड़ा काम था ऋषभ को समझाना। अंतरा ने हिम्मत करके कहा, ऋषभ, दरअसल आज मैं। अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले ऋषभ ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ तो बताओ, आज क्या खिलाने वाली हो? जिस आदमी ने आज तक सुपरमार्केट में कदम तक नहीं रखा, वो आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आ रहा है। वैसे तुम्हें बैंगन का भरता बनाना आता है? मैं सोच रहा था कि आज वो खाया जाए। अंतरा ने टेंशन में कहा। हाँ बनाऊंगी ऋषभ, पर अभी मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। अगर जल्दी फ्री हो गई तो तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वरना किसी और दिन। सॉरी। यह सुनते ही एक झटके से ऋषभ के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोला, पर अभी तो वीकेंड है। भले ही यहाँ ओवर टाइम का ज़्यादा पैसा मिलता है, पर एक दिन मेरे लिए तो तुम मना कर ही सकती हो ना। अंतरा को ऋषभ का मिजाज पता था, इसलिए उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी मना करना चाहती थी, पर हमारी कंपनी ने इंडिया की जिस कंपनी से पार्टनरशिप की है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और इंडिया जाकर मुझे ही कंपनी का काम संभालना है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैंने कहा ना, अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं वहाँ से सीधे तुम्हारे घर आ जाऊंगी और खाना बना दूंगी। ऋषभ जिद्दी था, पर अंतरा ने उसे इतने प्यार से समझाया, इसलिए वो गुस्सा नहीं हो सकता था। हालांकि अंतरा को उसके लिए बुरा लग रहा था। आखिर ऋषभ ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन आज के लिए तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा, वादा करो। यह सुनकर अंतरा ने चैन की सांस ली। हाँ बाबा, चाहो तो तुम्हारे लिए 2 दिन खाना बनाऊंगी बस। मेनू तुम डिसाइड करना, तब तो ठीक है। अब जाकर ऋषभ थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हारे करियर का सवाल है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी ऑफिस ले चलता हूँ। अंतरा ने बताया। ऑफिस नहीं, पहले उन लोगों को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। अब तक तो शायद उन लोगों की फ्लाइट लैंड भी हो चुकी होगी। यह सुनकर ऋषभ चिढ़ गया। तुम डिज़ाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हो और तुम्हारी कंपनी वाले उन लोगों को रिसीव करने के लिए तुम्हें एयरपोर्ट भेज रहे हैं, वो भी अकेले। अंतरा मुस्कुराई। उसमें ज़्यादा लोग क्यों चाहिए? मुझे कौन सा उनका सामान उठाना है? और एडम ने बताया था कि इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव आने वाला है उसे इंग्लिश नहीं आती, और मेरी कंपनी में मेरे अलावा और कोई इंडियन नहीं है। वैसे भी वीकेंड है तो सब लोग आराम कर रहे होंगे। यह सुनते ही ऋषभ ने दलील की। वाह, दूसरे का वीकेंड वीकेंड है और तुम्हारा वीकेंड वर्किंग डे। ऊपर से उन लोगों के चक्कर में तुम्हारे बॉयफ्रेंड का वीकेंड भी बलि चढ़ गया। अंतरा, अभी भी तुम बदली नहीं। बचपन में गायत्री ने तुम्हारा फायदा उठाना शुरू किया था, वो सिलसिला अब तक चल रहा है। अभी भी लोग प्यार से 2 बातें कह देते हैं और तुम खुद की फिक्र छोड़कर उनकी मदद में लग जाती हो। तुम्हें अपना यह रवैया बदलना पड़ेगा। लोगों को उनका काम करने देना चाहिए। अगर वो गलती करेंगे तो खुद ही सुधारेंगे। तुम्हें मना करना सीखना पड़ेगा। अंतरा को एहसास हुआ कि ऋषभ ठीक कह रहा था, पर फिलहाल यह सब बातें करने का टाइम नहीं था। अभी उसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था। अंतरा ने उसे भरोसा दिया। ठीक है ऋषभ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तुम एक काम करो, सुपरमार्केट जाकर चीज़ें खरीद लो। मैं जैसे ही फ्री हो जाती हूँ तुरंत तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और फिर तुम्हें जो भी खाना है वो बना दूंगी, ठीक है? ऋषभ के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है चलो फिर, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अंतरा ने उसे मना करते हुए कहा, मैं टैक्सी ले लूंगी। हर जगह मुझे अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो यह एक रिजेक्शन ही था, फिर भी अंतरा ने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा,
यह सुनकर ऋषभ को काफ़ी अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने शरारत के अंदाज से बोला, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। तुम हर जगह किसे अपने साथ नहीं ले जा सकती? अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड 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 3 बार कह दिया। आप खुश? ऋषभ इतना खुश हो गया कि उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा, ठीक है, अब देर मत करो, जल्दी जाओ ताकि जल्दी से वापस आ सको। अंतरा ने हामी भरी और वहां से जा ही रही थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, अपना ख्याल रखना, बर्फ पड़ रही है। अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। ऋषभ ने आगे कहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? सिर्फ एक छोटा वाला। अंतरा को शर्म आ गई। अगर मैं लेट हुई तो तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर अंतरा ने ऋषभ को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और वहां से भाग गई। ऋषभ ने ऊंची आवाज में कहा, अंतरा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें जरूर किस करूंगा। यह कहकर वो हंसने लगा। हालांकि दोनों को यह भ्रम था कि आज अंतरा ऋषभ के घर वापस आ सकेगी। अंतरा ने तुरंत टैक्सी रोकी और अंदर बैठकर ड्राइवर से कहा, एयरपोर्ट, प्लीज ड्राइव एज ए फास्ट एज पॉसिबल, आई कैन पे मोर। पैसों के लालच ने टैक्सी ड्राइवर को भी पायलट बना दिया। लगभग आधे घंटे में अंतरा एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वो गाड़ी से उतरी ही थी कि उसे एडम का कॉल आया। फोन उठाते ही एडम ने पूछा, तुम पहुंच गई जैनी? अंतरा ने जवाब दिया, हाँ, जस्ट अभी पहुंची। वो लोग कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं? एडम ने कहा, जल्दी से एग्जिट गेट नंबर 35 पर आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई। तुम भी यहाँ आए हो? एडम हंस पड़ा। तुमने मुझे इतना गया गुजरा समझा है कि मैं अकेली औरत को इस तरह से किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट भेज दूंगा? अंतरा फोन पर बात करते करते एग्जिट गेट नंबर 35 की तरफ जाने लगी। उसने एडम से बात करना जारी रखा। तुम तो सही में बेस्ट बॉस हो। यह सुनकर एडम हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दूसरी वजह यह है कि आर्य कॉरपोरेशन ने हमें जितना पैसा दिया है वो कंपनी के पिछले साल के रिवेन्यू से भी ज़्यादा है। इसलिए उन लोगों को मेरा पर्सनली रिसीव करने आना बनता है। यह सुनते ही अंतरा की बोलती बंद हो गई। उसे समझ आ गया कि एडम के यहाँ आने की असली वजह यह थी कि हालांकि आर्य कॉरपोरेशन ने इतना सारा पैसा दिया था। यह बात अंतरा को बड़ी अजीब लगी। अब तक अंतरा एडम के पास पहुंच चुकी थी। उसने फ़ोन कट करते हुए कहा, एडम, मुझे जितना पता है आर्य कॉरपोरेशन के खुद के पास बेहतरीन डिज़ाइनर्स की टीम है। तो फिर वो लोग हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट क्यों कर रहे हैं? और हमारे अलावा और भी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनली फेमस हैं। तो फिर इतना सारा पैसा देकर उन लोगों ने सिर्फ हमें क्यों चुना? आखिर उनका प्लान क्या है? एडम ने जवाब में कहा, कैसी बात कर रही हो? हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, तभी तो उन लोगों ने हमें चुना होगा ना। यह सुनकर अंतरा ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि एडम ने अभी जो जवाब दिया था वो उसके अंदर का बिजनेसमैन बोल रहा था। पर अंतरा एडम को कोई दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं था कि आर्य कॉरपोरेशन से अंतरा का पुराना नाता है और उसका मालिक क्या चीज़ है वो अंतरा से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। अंतरा यह सब सोच ही रही थी कि तभी एडम ने कहा, चानी, तुम सच में मेरे लिए लकी हो। तुम्हारी ज्वाइनिंग के पहले दिन ही तुमने थाईलैंड वाले प्रोजेक्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और उसके बाद अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि हमारी कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई। अब मुझे तुम्हारा खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अंतरा मुस्कुराई। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद अंतरा बोली, यह लोग अब तक आए क्यों नहीं? एडम ने बताया, मैंने डिस्प्ले बोर्ड में देखा फ्लाइट लैंड तो हो चुकी है। अंतरा ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें नोट्स खोलकर उस पर बड़े फॉन्ट में ब्रिलियंट स्टार टाइप किया और फ़ोन को अपने हाथ में उल्टा पकड़ लिया ताकि एग्जिट गेट से बाहर आने वाला उसमें जो लिखा है पढ़ पाए। एडम ने कहा, बाय द वे, मैं उनको हिंदी में वेलकम करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे जल्दी से सिखा दोगी? अंतरा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और उसे सिखाने लगी। लंदन में आपका स्वागत है। शुरू में एडम की हिंदी सुनकर अंतरा को हंसी आ रही थी, पर उसने एडम को प्रैक्टिस करवाकर तुरंत सिखा दिया। उन दोनों की बातें चल रही थी।
तब तक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो, आप लोग ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन से हैं, राइट? लगभग 24-25 साल का एक हिंदुस्तानी नौजवान उन लोगों के सामने खड़ा था। अंतरा की भौहें सिकुड़ गई। उसने पूछा, जी, पर क्या आप आर्य कॉरपोरेशन से हो? उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। अंतरा तो अब तक यही सोच रही थी कि डेविड आएगा, पर नया चेहरा देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई। हालांकि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम जैनी है। मैं ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन की डिज़ाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। उस लड़के ने अंतरा के हाथ मिलाते हुए कहा, आप अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हो? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज के विनर को कौन नहीं जानता। खैर, मेरा नाम सार्थक बुंदेला है। मैं आर्य कॉरपोरेशन के सीईओ का असिस्टेंट हूँ। अंतरा के लिए यह एक और हैरान कर देने वाली जानकारी थी। उससे रहा नहीं गया और पूछ लिया, पर आर्य कॉरपोरेशन के सीईओ का असिस्टेंट तो डेविड हुआ करता था ना? उसने जॉब छोड़ दी? अब चौंकने की बारी सार्थक की थी। पर आप डेविड को कैसे जानती हैं, जेनी? लगता है आपको हमारी कंपनी के बारे में पहले से जानकारी है। यह सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया था। तुरंत खुद को संभालते हुए वो मुस्कुराई और सार्थक को समझाया, दरअसल ब्रिलियंट स्टार ज्वाइन करने से पहले डेविड और मेरी मुलाकात हुई थी। अवार्ड जीतने के बाद काफ़ी सारे रियल एस्टेट फर्म्स ने मुझे कांटेक्ट किया था। डेविड से भी इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई थी। यह सुनने के बाद सार्थक को समझ आया, अच्छा अच्छा, हाँ, डेविड हमारे सीईओ का असिस्टेंट था। वो वाकई बहुत काबिल है, पर अब उसे प्रमोशन दे दिया गया है। वो अब आर्य कॉरपोरेशन का चीफ ऑफ स्टाफ है। डेविड चाहता था कि आपके जैसी काबिल डिज़ाइनर हमारी कंपनी के लिए काम करे, पर आपने तो ब्रिलियंट स्टार को ज्वाइन कर लिया। अंतरा मुस्कुराई। हाँ, पर फिर भी किस्मत देखो, अब आर्य कॉरपोरेशन और ब्रिलियंट स्टार का कोलैबोरेशन हो गया है। अब तो मुझे आपकी कंपनी के लिए काम करना ही पड़ेगा। सार्थक अंतरा की बात से सहमत हुआ। उसके बाद अंतरा ने सार्थक की एडम के साथ पहचान करवाई। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाए। एडम ने अभी अभी सीखी हुई हिंदी में सार्थक का स्वागत किया। सार्थक को काफ़ी अच्छा लगा। एडम ने कहा, बाय द वे, मिस्टर जिंदल एयरपोर्ट से अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? आपने कहा था कि वो आपके साथ आने वाले हैं। सार्थक ने सीरियस होते हुए जवाब दिया, दरअसल बॉस के एक फैमिली मेंबर की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हम लोग फ्लाइट बोर्ड करने ही वाले थे कि यह खबर आ गई। इसलिए बॉस को एयरपोर्ट से तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ। यह सुनते ही अंतरा चौंक गई। सार्थक, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिस्टर जिंदल के परिवार से कौन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? सार्थक ने जवाब में कहा, अगर बॉस अपना काम छोड़कर हॉस्पिटल गए हैं, इसका मतलब मामला सीरियस होना चाहिए। अंतरा को तुरंत दादी की फिक्र होने लगी। वो पूछना चाहती थी कि क्या दादी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, पर अगर वो पूछती तो उसे सार्थक को फिर से सफाई देनी पड़ती कि वह उसके बॉस की दादी को कैसे जानती है। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब सार्थक ने अंतरा से कहा, जैनी, हमारे बॉस ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैं आपको पर्सनली अपने साथ इंडिया वापस लेकर जाऊं, वो भी जल्द से जल्द। अंतरा अभी भी दादी के ख्यालों में थी, इसलिए सार्थक ने क्या कहा था उस पर उसका ध्यान ही नहीं था। आखिर अंतरा ने पूछ लिया, क्या मिस्टर जिंदल की दादी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है? सार्थक ने कहा, मुझे पक्का तो पता नहीं, पर चांसेस हैं, क्योंकि उनकी दादी काफ़ी एज्ड हैं। उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। पर मैंने सुना है कि बॉस की वाइफ ने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक दवा प्रिस्क्राइब करके दी थी और उससे उनकी तबीयत में सुधार भी आया था। पर बॉस की वाइफ 4 साल पहले एक हादसे में गुजर गई। अब उनकी प्रिस्क्राइब की हुई दवा की दादी को शायद आदत पड़ चुकी है, इसलिए उन्हें वो असर नहीं करती। इस वजह से पिछले 4 सालों में उन्हें कई बार आईसीयू में एडमिट किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉस को दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन की कदर नहीं है, पर बॉस को उनकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो उन्हें ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते। आई होप कि आप और एडम इस बात को समझ सकते हो। यह सुनकर एडम ने आह भरी, बिल्कुल, फैमिली से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। खैर चलिए,
आपके रहने का अरेंजमेंट हो चुका है। आज आराम कर लीजिए, कल से काम की बात करेंगे। सार्थक मुस्कुराया। मिस्टर एडम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दरअसल हमारी कंपनी एक हाई एंड अपार्टमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रही है। यह प्रोजेक्ट मिसेस जिंदल ने शुरू किया था। ऐसा समझ लो कि वो उनका सपना था, पर अब उनकी आखिरी ख्वाहिश बनकर रह गया है। उनके जाने से बॉस काफ़ी सदमे में थे। अब जाकर उन्होंने कंपनी का काम संभाला है और अब सबसे पहले वो उनकी वाइफ के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सबसे बेस्ट डिज़ाइनर चाहिए और फिलहाल जैनी के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। इसलिए हमारे बॉस चाहते हैं कि जैनी यह प्रोजेक्ट लीड करे। सार्थक एकदम साफ इंग्लिश बोल रहा था, वो भी ब्रिटिश लहजे में। पर एडम ने अंतरा को यह बताया था कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उसे अंतरा की ज़रूरत है। अंतरा ने मुड़कर एडम की तरफ देखा। एडम शर्मिंदा हो गया। मुझे लगा कि मिस्टर जिंदल खुद आने वाले हैं। अगर वो आकर मुझे कुछ टेक्निकल सवाल पूछते तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मिस्टर सैडो उसी अपार्टमेंट को बनाने के लिए ब्रिलियंट स्टार से कोलैबोरेशन कर रहा था, जिसका डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट अंतरा की माँ ने बनाए थे। यह सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था, ये अंतरा को समझ नहीं आ रहा था। यह सब सोचने के बाद अंतरा ने कहा, एडम, तुम्हें शायद पता नहीं, पर मिस्टर जिंदल को किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। वह खुद एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिजनेस की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। अगर उन्होंने सिर्फ डिज़ाइनिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती। एडम ने हैरानी से पूछा, क्या वो इतने पावरफुल हैं? जवाब में अंतरा ने बताया, हाँ, पर वो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं। सार्थक हैरान रह गया। जैनी, आप तो हमारे बॉस के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अंतरा ने बताया कि वो लोग रोम में ट्रैवल ग्रुप में एक साथ थे। यह सुनकर सार्थक हंस पड़ा। लगता है आप किसी और को मिस्टर जिंदल समझ बैठी हो, क्योंकि वो तो रोम बिजनेस के सिलसिले में गए थे। वो किसी टूर ग्रुप के साथ क्यों जाएंगे? अंतरा मन ही मन रोम के वो दिन याद करने लगी। अगर ऐसा था तो मिस्टर सैडो विलियम बनकर उसी होटल में क्यों रहने आया जिसमें वो खुद रहती थी? रोम में और भी तो होटल्स थे जहां रूम नंबर 607 थे। फिर भी अंतरा ने सार्थक से सिर्फ इतना ही कहा, आप सही कह रहे हो, मैंने गलती से किसी और को मिस्टर जिंदल समझ लिया होगा। अंतरा इस टॉपिक पर अब और बात नहीं करना चाहती थी। सार्थक ने भी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा और मुद्दे पर आते हुए अंतरा से पूछा, आप अपने साथ अपना पासपोर्ट तो लाई होंगी ना? अंतरा ने जवाब में कहा, हाँ, लंदन में अपना पासपोर्ट मैं हमेशा साथ में ही रखती हूँ। क्यों, क्या हुआ? सार्थक ने बताया, कुछ नहीं, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो आपके घर जाकर लाने में टाइम वेस्ट होता। अब हमें सिर्फ आपकी टिकट खरीदनी है। यह सुनकर एडम और अंतरा दोनों चौंक गए। एडम ने आगे बढ़कर सार्थक से कहा, ऐसा थोड़ी होता है, आप लोग हमारी कंपनी के एम्प्लॉय को ऐसे अचानक नहीं ले जा सकते। और वैसे भी हमारी डिज़ाइन टीम से अंतरा को मिलाकर टोटल 6 लोग इंडिया जाने वाले हैं। मैं सबको अगले बुधवार को इंडिया भेज रहा हूँ, तो जैनी भी उनके साथ ही जाएगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर एडम, आपको एक सच बात बताऊं, हमारे सीईओ को सिर्फ प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज विनर की ज़रूरत है। आपके बाकी के डिज़ाइनर इंडिया आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे यहाँ आने से पहले मुझे बॉस से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 4 साल इंतज़ार किया है, ताकि उन्हें जैनी जैसी परफेक्ट कैंडिडेट मिल सके। अब यह प्रोजेक्ट और डिले नहीं हो सकता, और वैसे भी जैनी को मैं खुद लेकर जा रहा हूँ। इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे जैसे सार्थक बोलता जा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। ऊपर से सार्थक बहुत स्मार्ट था। जैनी की बात सुनकर उसने 2 और 2 4 जोड़ लिए थे। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो, जैनी ज़रूर उसके बॉस और उसकी फैमिली को पहले से जानती है, क्योंकि सार्थक उसके बॉस को अच्छी तरह पहचानता था। उसका बॉस एक टूर ग्रुप में मिले किसी अजनबी को अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं बताएगा। सार्थक को यह बात भी समझ आ गई थी
कि उसके बॉस को किसी भी कीमत पर जैनी चाहिए थी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ उसके बॉस का कुछ और भी मकसद था। अब वो मकसद क्या था, उसके बारे में सार्थक को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका काम था जैनी को अपने बॉस के पास जल्द से जल्द पहुंचाना। सार्थक यह सब सोच रहा था, तब एडम ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, देखो सार्थक, मैं इस कोलैबोरेशन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर अंतरा को अकेले विदेश नहीं भेज सकता। मेरे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर सार्थक हंस पड़ा। मिस्टर एडम, आप भूल रहे हो कि इंडिया जैनी का अपना देश है और इंग्लैंड उसके लिए विदेश है। और वो अकेली कहाँ जा रही है? मैं उनके साथ हूँ। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि मैं खुद भी इंग्लैंड में पैदा और बड़ा हुआ हूँ, तो एक तरह से मैं ब्रिटिश भी हूँ। काफी देर से चुप अंतरा ने सार्थक को घूरते हुए पूछा, इस तरह से मुझे ले जाने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? सार्थक ने जवाब में कहा, मकसद बस एक ही है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। आपको अभी के अभी मेरे साथ चलना है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अब हमारे बॉस और इंतजार नहीं कर सकते। अंतरा ने भी कह दिया, आप लोगों के बोल देने से चीजें नहीं हो जाती ना सार्थक। मुझे इंडिया आने के लिए अपना सामान तो पैक करना पड़ेगा ना। इसके लिए मुझे पहले अपने घर जाना पड़ेगा। सार्थक के पास इस प्रॉब्लम का सलूशन पहले से मौजूद था। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, मुझे एक लिस्ट दे दो। आपके इंडिया पहुंचने से पहले डेविड सब कुछ अरेंज करवा देगा। अब एडम के पास भी कोई दलील नहीं बची थी। हालांकि अंतरा मन ही मन पूरा खेल समझ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि मिस्टर शैडो ने सार्थक को अपना असिस्टेंट क्यों बनाया है, क्योंकि डेविड थोड़ा नरम मिजाज का आदमी था। वो किसी को इतना जोर नहीं दे सकता था, पर सार्थक डेविड से बिल्कुल उल्टा था। वो 10 दलील रखकर सामने वाले को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता था। कौन से काम के लिए किसे चुनना है, इसकी मिस्टर शैडो को बहुत अच्छी समझ थी। एडम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो हिचकिचा रहा था। जैनी, मैं एक काम करता हूँ, बाकी लोगों की कल या तो परसों की टिकट्स बुक करवाता हूँ और तुम्हारे पास भेजता हूँ। अंतरा कुछ सोच रही थी। उसे देखकर सार्थक ने कहा, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अचानक से अंतरा हंस पड़ी। नहीं, मैं तो बस यह सोच रही थी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से वादा किया था कि एयरपोर्ट से सीधा घर जाकर उसके लिए खाना बनाऊंगी, पर अब उसे कैसे कहूं कि मैं इंडिया जा रही हूं। ऊपर से यह प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, इसलिए मुझे यह भी नहीं पता कि मैं वापस कब आ पाऊंगी। आप मेरे लिए हर चीज खरीद लेंगे, पर मेरे बॉयफ्रेंड को कौन समझाएगा? यह सुनकर सार्थक थोड़ा चौंक गया। आपका बॉयफ्रेंड भी है? सार्थक को शक होने लगा कि अपने बॉस और जैनी के रिश्ते के बारे में कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहा था। अंतरा ने सार्थक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कम ऑन सार्थक, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड ना हो। अब इस तरह से अचानक मुझे उससे दूर जाना पड़े तो मुझे उसे बताना तो पड़ेगा ना। आपको तो पता ही होगा कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितने पॉजेसिव होते हैं। अंतरा की बात सुनकर एडम भी बोल पड़ा, हाँ हाँ, यह दोनों वाकई में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जानी के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए इतने सारे बुके भेजे थे कि हमारा पूरा ऑफिस भर गया था। अगर अंतरा को इंडिया जाना है तो कम से कम उसे अपने बॉयफ्रेंड को बाय तो बोलना पड़ेगा ना। यह सब सुनकर सार्थक अंतरा और एडम की तरफ बार बार देखते हुए सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं एक कॉल कर लेता हूँ, तब तक आप लोग वेट कीजिए। अंतरा ने हामी भरी। उसे पता था कि सार्थक मिस्टर शैडो को ही कॉल कर रहा होगा। सार्थक अपने फोन पर नंबर डायल करते हुए अंतरा और एडम से थोड़ा दूर चला गया। एक रिंग बजते ही फोन पिक हुआ। काम पूरा हो गया, सार्थक ने जवाब में बताया। सॉरी बॉस, पर जैनी बोल रही है कि निकलने से पहले उसे अपने बॉयफ्रेंड से एक बार मिलना पड़ेगा। सार्थक के यह बोलते ही उसे सामने से जोर की खांसी की आवाज़ सुनाई दी। सार्थक बोल पड़ा, बॉस, डॉक्टर ने आपको पिछली बार भी सिगरेट पीने से मना किया था। आग की वजह से वैसे ही आपके लंग्स डैमेज हो चुके हैं। अब आपको सिगरेट पीकर उसे और डैमेज नहीं करना चाहिए। सामने से जवाब आया, मुझे पता है,
पर तुम अभी यह सब छोड़ो। क्या जानी ने खुद यह कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है? सार्थक ने बताया। हाँ बॉस, जानी ने खुद ही कहा, और उसका बॉस भी बोल रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने जानी के लिए बहुत सारे बुक्के भेजे थे। मिस्टर शैडो ने कहा। ठीक है, छोड़ो। तुम जानी से यह कहो कि उसे किसी भी सूरत में अभी के अभी तुम्हारे साथ फ्लाइट में बैठना होगा, और उसके बॉस को बोल दो कि दोनों कंपनीज के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें फर्स्ट पार्टी आर्य कॉरपोरेशन है और सेकंड पार्टी ब्रिलियंट स्टार है, और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट पार्टी को सेकंड पार्टी के स्टाफ को काम पर बुलाने का बेशर्त अधिकार है। अगर हम जो बोल रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो हम यह मानेंगे कि ब्रिलियंट स्टार यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है। अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो फिर इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। यह सुनकर सार्थक को लगा कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा। उसने मिस्टर शैडो को समझाने की कोशिश की। बॉस, मेरे हिसाब से हम कुछ ज़्यादा ही। हालांकि वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही मिस्टर शैडो ने कह दिया, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, बात खत्म। सार्थक ने हामी भरी। फोन कट करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंतरा और एडम के पास चला गया। उसके पास अब ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सार्थक ने हामी भरी। फोन कट करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंतरा और एडम के पास चला गया। वो एडम को यह बात कैसे बोले यह सोच रहा था। सार्थक और एडम दोनों एक जैसे थे। दोनों को ही नहीं पता था कि अतीत में क्या हुआ था। सार्थक कुछ बोल नहीं रहा था तो एडम ने ही कुछ पूछ लिया। क्या कहा मिस्टर जिंदल ने? सार्थक ने गहरी सांस ली और जो भी मिस्टर शैडो ने कहा था वो सब बता दिया, और आखिर में कहा, इसलिए अगर आज जैनी मेरे साथ नहीं आई तो हमारे सीईओ को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। यह सुनते ही एडम चौंक गया। क्या सच में मिस्टर जिंदल ने ऐसा कहा? सार्थक ने हामी भरी और फिर अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी जैनी, पर हमें जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में प्यार बहुत मायने रखता है, पर साथ ही साथ काम भी ज़रूरी है। आपके लिए वो अवार्ड जीतना आसान नहीं रहा होगा। आई एम श्योर कि आप यह नहीं चाहेंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट टूटे। एडम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सार्थक, भले ही आप लोग जो कर रहे हो वो लीगल है, पर यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं एडम, मैं सार्थक के साथ जा रही हूँ। एडम को बहुत पछतावा हो रहा था। जैनी, अगर मुझे पता होता कि मिस्टर जिंदल ऐसे आदमी हैं तो मैं कभी उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करता। अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और यह लोग ज़बरदस्ती पर उतर आए हैं। अंतरा को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने कह दिया, अब यह सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ब्रिलियंट स्टार की एम्प्लॉय हूँ। मैं अपने पर्सनल मामलों की वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने दे सकती। तुम बस एक काम करना, मेरी असिस्टेंट एलिस को जल्द से जल्द इंडिया भेज देना। मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एडम ने भरोसा दिलाया कि वो सब कुछ अरेंज कर देगा। सार्थक ने कहा, जैनी, अब हमें अंदर जाना पड़ेगा। मुंबई की फ़्लाइट के लिए अब सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और वो लोग एयरपोर्ट के अंदर की तरफ जाने लगे। एडम बस उन दोनों को जाते देखता रहा। फ्लाइट को ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, इसलिए सार्थक को बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा। अंतरा के लिए टिकट खरीदने से लेकर चेक इन, सिक्योरिटी चेक, सब कुछ उन दोनों को भागते भागते करना पड़ा। जब वो लोग बोर्डिंग गेट पर पहुंचे तब गेट बंद ही होने वाला था। वो लोग प्लेन में चढ़ने वाले आखिरी पैसेंजर्स थे। सीट पर बैठकर सार्थक ने हाँफते हुए कहा, जैनी, आपको हायर करना आसान काम नहीं था। अंतरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास नहीं था, इसलिए उन लोगों को इकोनॉमी क्लास में ही सफ़र करना था। फ्लाइट में एक शरारती बच्चा था जो 1 मिनट भी शांत नहीं बैठ रहा था, इधर उधर भाग रहा था। उसने 1-2 बार अंतरा के पैरों पर अपने पाँव रख दिए थे। सार्थक खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था और अंतरा बाहर की तरफ। सार्थक ने कहा, एक काम करते हैं, सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। अंतरा ने हामी भरी और दोनों ने
अपनी सीट बदल दी। दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए सार्थक ने अंतरा के साथ बात करना शुरू किया। क्या आप लंदन में ही पली बड़ी हैं? अंतरा ने जवाब में सिर्फ हाँ कह दिया। सार्थक ने कहा, फिर तो आपकी हिंदी काबिले तारीफ है। आप बहुत साफ हिंदी बोलती हैं। अंतरा ने कह दिया, आपको अपने बॉस के लिए जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है सार्थक। उन्हें कह दो कि उन्हें जो पूछना है वो खुद पूछें। यह सुनते ही सार्थक को समझ आ गया कि उसके बॉस और जैनी की कोई तो कहानी है। सार्थक ने सफाई दी, मैं तो बस यह सोच रहा था कि आप में कुछ तो बात होनी चाहिए कि हमारे बॉस हर हाल में आपके साथ काम करना चाहते हैं। अंतरा ने जवाब में कहा, लगता है आपने अवार्ड सेरेमनी नहीं देखी, वरना आपको पता चल जाता कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है। सार्थक ने हाँ में सर हिलाया। दरअसल मैं उस दिन बिजी था तो टेलीकास्ट देख नहीं पाया था। मैंने सुना अवार्ड सेरेमनी के बाद आप बहुत फेमस हो गई हो। अंतरा ने बेरुखी से कह दिया, अवार्ड सेरेमनी से नहीं, मैं अपने डिज़ाइन की वजह से फेमस हुई हूँ। सार्थक ने अपना गला ठीक किया, लगता है आप मुझे अपना दुश्मन बना बैठी हो। अंतरा ने नकार दिया। सार्थक ने अपनी बात जारी रखी, मैंने देखा एयरपोर्ट पर भी एडम के साथ आप प्यार से बात कर रही थी, पर मुझसे थोड़ा रूखेपन से। मैं आपको पसंद नहीं हूँ इसलिए, या फिर मैं मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट हूँ इसलिए आपको मुझसे प्रॉब्लम है? अंतरा ने इस बात का जवाब ना में देते हुए कहा, आप डेविड से बहुत अलग हो। वो आपके जितनी बातें नहीं करता। खैर आप मुझे यह बताओ कि फिलहाल आपकी कंपनी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट का हेड कौन है? सार्थक ने निशांत का नाम बताया। अंतरा ने पूछा कि फिर संजीव मेहता कौन सी पोस्ट पर हैं? सार्थक ने कहा कि वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। अब सार्थक को यकीन हो गया था कि उसने सही अंदाज़ा लगाया था। जैनी ना सिर्फ उसके बॉस के परिवार को जानती थी, बल्कि उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी नाम से जानती थी। दूसरी तरफ अंतरा को भी सार्थक के जासूसी के इरादे से किए गए सवाल जवाब से कोई डर नहीं था। अगर मिस्टर शैडो को पता चल गया है कि वो ही अंतरा है, तब भी क्या? जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो क्यों छुपती फिरे? वो बस एक ही बात सोच रही थी कि पिछले 4 साल में वो तो पूरी तरह बदल गई है, पर क्या मुंबई में जिसके साथ उसका नाता था वो लोग बदले होंगे या नहीं? यह ख्याल आते ही अंतरा ने अचानक से कहा, सार्थक पिछले कई सालों से मैं बाहर हूँ, इसलिए मुझे इंडिया में क्या चल रहा है यह ठीक से पता नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हो? सार्थक ने हाँ में सर हिलाया। ऑफ कोर्स, क्या जानना है आपको, पूछिए। अंतरा ने कहा, जैसे कि वो सिंगर आकर्ष छाबरा अभी भी उतना ही फेमस है? यह सवाल सुनकर सार्थक थोड़ा हैरान रह गया। जैनी आकर्ष छाबरा के बारे में क्यों जानना चाहती है? यह उसे समझ नहीं आया। फिर भी उसने जवाब दिया, पहले जितना नहीं, वो उससे कहीं ज़्यादा फेमस है, और अब तो उसने पब्लिकली बोल दिया है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। मैंने सुना है कि दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अंतरा ने हैरानी के साथ पूछा, पर उसकी गर्लफ्रेंड है कौन? सार्थक ने जवाब में बताया, यह तो मुझे भी नहीं पता। वो शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है। पर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अंतरा ने जवाब दिया, ऐसे ही। खैर अब हमारी इंडस्ट्री के बारे में पूछती हूँ। महेश दीक्षित की क्या खबर है? उन्होंने भी मेरी तरह प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड जीता था। सार्थक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ पर वो तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर एक कलंक है। उसकी वजह से इंडियंस का भी नाम खराब हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब है। अभी वो कहाँ है यह मुझे पक्का तो पता नहीं, पर मैंने सुना है कि उसने अवार्ड जीतने के लिए चीटिंग की थी। इसलिए जिस जिस कंपनी में उसने काम किया है उन सब ने महेश पर कोर्ट में केस दर्ज किया है कि वो उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए मुआवजा ने। इतने सारे केस लड़ने के चक्कर में वो उधारी में डूब गया है। अब वो होटल सहारा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। यह सुनकर अंतरा पहले तो दंग रह गई। हालांकि मन ही मन वो महेश का मजाक उड़ाने लगी। महेश दीक्षित, जिसकी इंडस्ट्री में इतनी इज्जत और रुतबा था, वो अब एक सिक्योरिटी गार्ड है। महेश ने पूरी जिंदगी उसके मामा के काम और औकात का मजाक उड़ाया था, और आज उसे खुद वही काम करना पड़ रहा था
और वो भी उसी जगह पर जहां अंतरा के मामा काम करते थे। अंतरा को ख्याल आया कि शायद स्वर्ग नर्क जैसी चीजें हैं ही नहीं, लोगों को उनके किए की सजा इसी दुनिया में मिल जाती है। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब सार्थक ने अपनी बात जारी रखी। महेश काफी बुरी हालत में है, अब तो उसके बेटे ने भी उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। अंतरा ने पूछा, अरे हाँ, उसका एक बेटा भी तो है, वो कहाँ है? सार्थक ने बताया, मुझे पक्का तो नहीं पता, पर शायद वो जेवेलिन सेंटर में है। महेश कितनी भी बुरी हालत में हो, उससे अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर ध्रुव से उसका थोड़ा बहुत लगाव था, इसलिए ध्रुव के लिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। इसके बाद अंतरा ने सार्थक से कुछ नहीं पूछा। मुंबई में फ्लाइट लैंड होने तक दोनों चुप रहे। लैंड होते ही सार्थक ने तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और अपने बॉस को इन्फॉर्म किया कि वो लोग पहुंच गए हैं। दोनों में से किसी के पास कोई सामान नहीं था, इसलिए उनको कन्वेयर बेल्ट पर लगेज का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लोग सीधा टर्मिनल के बाहर आ गए। पार्किंग में डेविड उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर अंतरा को कोई हैरानी नहीं हुई। डेविड ने अंतरा को देखते ही कहा, हेलो मिस जैनी, बड़े लंबे वक्त के बाद आपसे मुलाकात हुई। अंतरा मुस्कुराई। डेविड, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी रोम में मुलाकात हुई थी। डेविड के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। पर सबकी गिनती अलग अलग होती है। आपको लगता है कि हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम 4 साल बाद मिले हैं। अंतरा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने डेविड की बात सुनी ही ना हो। माहौल फिर से ऑकवर्ड न बने, इसलिए सार्थक ने अंतरा के लिए गाड़ी का पीछे वाला दरवाज़ा खोला। अंतरा अंदर बैठ गई। डेविड आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा और सार्थक ने गाड़ी चलाई। फ्लाइट में सार्थक जितनी बातें कर रहा था, गाड़ी में उतना ही चुप हो गया था। इससे अंतरा को काफ़ी राहत मिली। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की। बंद आंखों के साथ ही उसने कहा, डेविड, लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, यह मुझे जानना है। यह सुनते ही सार्थक बोल पड़ा, इस प्रोजेक्ट का टेम्परेरी नाम लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है। यह आपको कैसे पता जैनी? डेविड ने सार्थक को घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ। सार्थक ने हामी भरी और चुप हो गया। डेविड ने अंतरा को बताया, यह प्रोजेक्ट हमारे बॉस की वाइफ ने 4 साल पहले शुरू किया था, पर उनके साथ एक हादसा हुआ और यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। अंतरा ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, फिर भी आपके बॉस ने इस प्रोजेक्ट को रोक क्यों दिया? डेविड ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक आग ने बॉस की पूरी दुनिया जला दी। वो काफ़ी लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में थे। उन्हें एक आम इंसान की तरह बात करने में भी 1 साल लग गया। अब ऐसी हालत में वो बिजनेस कैसे संभाल सकते थे? यह सुनकर अंतरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अपने आप उसके मुंह से निकल गया, पर जब आग लगी थी तब तो वो वहां थे ही नहीं, तो फिर कैसे? वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही डेविड ने कहा, उन्हें लगा था कि मैडम रूम में ही है, इसलिए सबके रोकने के बावजूद वो रूम में जाना चाहते थे। आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी और वो इतनी भयानक थी कि फायर फाइटर्स के पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक पल भी हिचकिचाए नहीं और अंदर चले गए। और जब फायर फाइटर्स ने उन्हें बचाया तो वो बुरी तरह जल चुके थे। बॉस को हॉस्पिटल ले जाने के बाद 3 दिन तक यह तय नहीं हो पाया था कि उनकी जान बच भी पाएगी या नहीं। इतना कहने के बाद डेविड थोड़ा रुका और फिर आगे कहा, चैनी, आपको शायद पता नहीं होगा, पर बॉस के साथ उनके बचपन में भी एक हादसा हुआ था। किसी आम इंसान को आग का जितना डर होता है, उससे 100 गुना बॉस को डर लगता है। पर फिर भी आपके लिए सॉरी। उनकी पत्नी के लिए वो आग में जाने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाए। यह सब सुनकर अंतरा का दिल कांप उठा। डेविड ने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया और बोला, अगर किसी दिन मेरी मैडम के साथ मुलाकात होगी तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि वो बॉस को इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चली गई। क्या उनका दिल अब पत्थर बन गया है? डेविड की इस आखिरी बात में अंतरा के लिए धिक्कार था। आमतौर पर डेविड हमेशा शांत रहता था, इस तरह से उसे इमोशनल होते
अंतरा पहली बार देख रही थी। अंतरा का दिल कांप उठा। उसने तुरंत गाड़ी के रियर व्यू मिरर से अपनी नजर हटा ली ताकि उसे डेविड की आंखों में ना देखना पड़े। अंतरा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, पर फिर भी वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसकी पत्नी ने क्या खोया है। डेविड ने जवाब में कहा, इसलिए तो वो पिछले 4 साल से इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं, पर जिसके पास जवाब थे वो इस तरह से गायब हो गए कि उनके परिवार वाले भी उसे ढूंढ नहीं पाए। अंतरा को समझ आ गया कि डेविड ऋषभ के बारे में बात कर रहा है। उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा कह दिया, तुम लोगों ने देविका से जवाब क्यों नहीं मांगे? वो भी तो उस दिन वही थी। डेविड ने बताया, देविका का यही कहना है कि उसे कुछ नहीं पता। अंतरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ वो तो कभी कुछ करती ही कहा है। अब तो वो एक लग्जरियस लाइफ जी रही होगी, है ना? डेविड ने अपना सर ना में हिलाया। उसे पागल खाने भेज दिया गया है। पिछले 3 साल से वो पागल खाने में है। भले ही वो पागल नहीं थी, पर वहां रहकर वो पागल हो चुकी है। अंतरा कुछ नहीं बोली। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर में वो लोग आर्य कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। डेविड ने सार्थक से कहा, तुम कार पार्क कर दो, मैं जैनी को ऊपर ले जाता हूँ। सार्थक ने हाँ में अपना सर हिलाया। वैसे भी अभी डेविड और जैनी के बीच जो बातें हुई थी उसे हजम करने के लिए उसे वक्त चाहिए था। डेविड ने दरवाजा खोला और अंतरा उतरी। वो पहली बार आर्य कॉरपोरेशन के ऑफिस नहीं आ रही थी। 4 साल के बाद भी उसे यहाँ का कोना कोना याद था। डेविड अंतरा को लेकर सीधा मीटिंग रूम में आ गया। अब मीटिंग संजीव नहीं बल्कि निशांत लीड कर रहा था। उसे देखकर अंतरा को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही पुराना निशांत है। अचानक से वो ज्यादा मैच्योर लगने लगा था। डेविड ने सबसे अंतरा की पहचान करवाई। यही है मिस जैनी, जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। निशांत मुस्कुराया। ओह हाय जैनी, प्लीज टेक अ सीट। मीटिंग में मौजूद सब एम्प्लॉइज अंतरा की तरफ देखने लगे। अचानक अंतरा की आंखों के सामने 4 साल पहले का नजारा आ गया। जिस दिन वो पहली बार सारे एम्प्लॉइज से मिली थी, उसके कानों में लोगों की आवाजें गूंजने लगी। अरे यह बॉस की वाइफ है। गुड चॉइस बॉस। लेडी बॉस, आप प्लीज हमें भी आपके जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड दिलवा दो। सबसे ज्यादा निशांत गर्लफ्रेंड के लिए अंतरा के पीछे पड़ा रहता था। अंतरा ने अपने ख्यालों में ही निशांत की तरफ देखा। वैसे तो निशांत अभी भी पहले जैसा ही दिखता था, बस पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और सबसे कहा, हेलो एवरीवन। निशांत ने कहा, मैंने आपको टीवी पर देखा था, पर सोचा नहीं था कि आप टीवी से ज्यादा रियल में खूबसूरत दिखती हो। खैर, अब काम की बात करता हूँ। आपको बताया गया होगा कि हमारे लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको बुलाया गया है। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इतना कहने के बाद निशांत ने अंतरा को प्रोजेक्ट की डिटेल्स में प्रोग्रेस बताई और प्रोजेक्ट की फाइल भी अंतरा को दी। अंतरा ने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और फाइल के पन्नों पर नजर घुमाई। उसने यह ब्लूप्रिंट अनगिनत बार देखा था, इसलिए उस डिजाइन को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। इसके अलावा अब वो आर्किटेक्चरल डिजाइन की मास्टर बन चुकी थी, इसलिए वो हर चीज काफी जल्दी समझ लेती थी। अंतरा ने तुरंत ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थोड़े सजेशंस दे दिए। मीटिंग लगभग 2 घंटे से चल रही थी। निशांत अंतरा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसा कि मैंने सोचा था, बॉस ने वाकई में हीरा ढूंढ निकाला है। निशांत ने यह बोला ही था कि उसकी दरवाजे पर नजर पड़ी। बॉस आप कब आए? अंतरा को एक बैठी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे बताया गया कि जैनी आ चुकी है, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। आसपास से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंतरा को सिर्फ किसी के जूते अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक एक सेकंड जैसे हजारों साल लंबा हो, ऐसा लग रहा था। जैसे ही वो जूते अंतरा के पास आकर रुके, उसे ऐसा लगा कि उसके दिल पर किसी ने जोर से एक हथौड़ा मार दिया हो। अचानक अंतरा के पेट में एक तेज दर्द उठा। इसी के साथ उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। दर्द की वजह से वो झुक गई। निशांत अंतरा के सबसे नजदीक में था। वो तुरंत उसके पास गया और उसे सहारा दिया। जैनी आप ठीक तो हो?
अंतरा के माथे पर पसीना आ गया था। वो कहने लगी, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। इतना बोलकर अंतरा मुड़ी और बिना मिस्टर शैडो की तरफ देखे दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। निशांत ने पीछे से आवाज़ लगाई, सीधा जाकर सबसे एंड में राइट साइड मुड़ जाना, वहीं पर लेडीज वॉशरूम है। मिस्टर शैडो अंतरा को जाते हुए देखता रहा और फिर निशांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उसे पता है। निशांत को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, पर जैनी आज पहली बार हमारे ऑफिस आई है, तो वॉशरूम कहाँ है, यह उसे कैसे पता? मिस्टर शैडो ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कह दिया, मीटिंग खत्म हो गई ना, तो अब सब लोग घर जाओ। यह सुनते ही निशांत चौंक गया। पर बॉस जैनी ने अभी अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग सजेशंस दिए हैं, हम लोग अभी उस पर ही डिस्कशन शुरू करने वाले थे। मिस्टर शैडो ने कह दिया, मैंने बोला ना कि घर जाओ, तो जाओ। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोई जल्दी नहीं है, जितना हो सके आराम से काम करो। यह सुनकर निशांत और कंफ्यूज हो गया। पर आपने इतनी इमरजेंसी में किसी को भेजकर जैनी को लंदन से बुलाया और अब आप आराम से काम करने के लिए कह रहे हो, ये कुछ अजीब है बॉस। मिस्टर शैडो ने निशांत को कोई जवाब नहीं दिया। निशांत को पता नहीं था कि उसके बॉस के लिए सिर्फ जैनी का वापस आना इम्पोर्टेंट था। दूसरी तरफ वॉशरूम में अंतरा ने पानी से अपना मुंह साफ किया। अंतरा को वैसे ही अचानक ठंड लगने लगी थी, ऊपर से ठंडे पानी की वजह से उसकी उंगलियां जम गई। दूसरी तरफ वाला नल खोलो, उस तरफ गर्म पानी आएगा। अचानक यह आवाज़ सुनाई दी और एक बड़े हाथ ने अंतरा का हाथ पकड़कर दूसरा नल खोल दिया। उसके साथ ही नल से गर्म पानी बहने लगा। कुछ देर में अंतरा के हाथ नॉर्मल हो गए। मिस्टर शैडो की नज़र अंतरा के पेट पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हें अचानक पेट में दर्द क्यों हुआ? पूछने के लिए सॉरी, पर गर्ल्स प्रॉब्लम? यह सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने पूछा, आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर जिंदल? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी याद है, पर उसके लिए तो अभी टाइम है ना, अभी 1 हफ्ता बाकी है। पर इतने सालों बाद डेट्स चेंज हो गई हों तो पता नहीं। अंतरा ने कह दिया, आपको इससे क्या, वो पिछले हफ्ते खत्म हो चुके हैं, मैं ठीक हूँ। मिस्टर शैडो ने कहा, ठीक है, अब मैं इस हिसाब से डेट याद रखूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर अंतरा ने उसे धक्का दे दिया और वहां से निकलने लगी, पर अचानक उसकी कमर पकड़कर उसे खींच लिया गया। उसकी पीठ मिस्टर शैडो की चौड़ी छाती से टकराई और अगले ही सेकंड मिस्टर शैडो ने उसे एक दीवार की तरफ धकेल दिया और दीवार पर अपने हाथ टिकाकर उसे घेर लिया। लेकिन अचानक यह बदलाव क्यों? मिस्टर शैडो की आवाज़ बैठी हुई थी और उसका टोन अभी भी शांत था। बताओ जैनी। मिस्टर शैडो अभी भी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ रहा था या कुछ और, यह अंतरा को समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मिस्टर जिंदल, यह लेडीज वॉशरूम है। मिस्टर शैडो ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मुझे पता है। उसने अंतरा के बालों की महक ली और कहा, लगता है तुम्हारा शैम्पू भी बदल गया है। अंतरा ने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर जिंदल, मैं आर्य कॉरपोरेशन में आपके प्रोजेक्ट पर काम करने आई हूँ, ना कि मेरा शैम्पू और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करने। हालांकि मिस्टर शैडो को यह सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अंतरा के बाल पकड़कर फिर से सूंघे और कहा, शैम्पू वाकई बदल गया है। ये सब अब अंतरा की बर्दाश्त से बाहर था। उसने धक्का दिया। मिस्टर शैडो इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। वहां से निकलने का मौका मिलते ही अंतरा अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ी। वो मिस्टर शैडो से अकेले में बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी। एक बार तो उसका मन किया कि वो मिस्टर शैडो को चीख कर बता दे कि सिर्फ शैम्पू ही नहीं, उसने अपनी हर चीज़ जानबूझकर बदल दी है, क्योंकि वो अब जैनी है और अंतरा की किसी भी चीज़ से नाता नहीं रखना चाहती। अंतरा को समझ आ गया था कि मिस्टर शैडो यह सब बातें करके उसे वापस पाना चाहता है। अंतरा अपने ख्यालों में थी, तब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे भूल ही गई है। इंडिया पहुंचकर उसने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। पता है मैं कितना परेशान था। ऋषभ का टोन शिकायत से भरा था। अंतरा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया।
हाँ, अब उसका बॉयफ्रेंड ऋषभ था। अंतरा ने माफी मांगी। सॉरी ऋषभ, एक मीटिंग थी इसलिए मैं एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस आ गई थी। अभी अभी मीटिंग से निकली हूँ। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ चीख पड़ा। यह लोग इंसान है या जानवर? एक नाजुक लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है क्या? तुम्हारे बॉस को फोन दो, अभी उसकी बैंड बजाता हूँ। अंतरा को पता था कि ऋषभ उसे हंसाने के लिए जानबूझकर ऐसा बोल रहा है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो यह बताओ। ऋषभ ने कहा, मैं मर रहा हूँ। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। ऋषभ ने समझाया, मतलब तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूँ। अंतरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने ऋषभ को दिलासा दिया, यहाँ अपना काम खत्म करके मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ऋषभ ने कहा, वो तो पता है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर अंतरा की भौहें सिकुड़ गई। किस बात का डर? ऋषभ ने बताया, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ। मुझे सपना आया था। सपने में मैंने देखा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मेरे घर आकर खाना बनाने की बात, यह सब हकीकत नहीं बल्कि मेरा वहम था। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम एक बार कह दो कि यह सब मेरा वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। अंतरा ऋषभ को कोई जवाब दे उसके पहले उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो सर, कैसे हो आप? उसने मुड़कर देखा कि एक लड़का मिस्टर सैडो से यह कह रहा था। तब जाकर अंतरा को पता चला कि मिस्टर सैडो उसके पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि वह उसे थोड़ी दूरी पर था। यह देखकर अंतरा और तेज चलने लगी और फ़ोन पर ऋषभ से कहा, अच्छा सुनो, अभी मुझे कुछ काम है, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। ऋषभ कोई जवाब दे उसके पहले अंतरा ने फ़ोन काट दिया और सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ उसका इस तरह से पीछा कर रहा था। वो लगातार पीछे देख देख कर सीढ़ियाँ उतर रही थी। तब फिर से अंतरा का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर कह दिया, मैंने कहा ना कि मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ, अभी मैं। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, किसे फ़ोन करने वाली हो तुम? यह वही बैठी हुई आवाज़ थी। अंतरा को समझ नहीं आया कि मिस्टर सैडो के पास उसका लंदन वाला नंबर कहाँ से आया। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फ़ोन काटने गई, पर हड़बड़ाहट में लाउड स्पीकर का बटन टच हो गया और मिस्टर सैडो की आवाज़ सीढ़ियों पर गूंज उठी। अंतरा, तुम कब तक मेरे सामने जैनी बनने का नाटक करती रहोगी? यह सुनकर अंतरा जैसे एक पुतला बन गई। मिस्टर सैडो ने अपनी बात जारी रखी, मुझे तो उस दिन रोम के सुपरमार्केट में ही पता चल गया था कि तुम ही अंतरा हो, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा था कि हादसे के बाद शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई हो, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। पर अब तो साबित हो चुका है कि तुम कुछ नहीं भूली हो, तो फिर मुझे नज़रअंदाज करने का क्या फ़ायदा? अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है आप भूल गए कि अतीत में क्या हुआ था। मेरा बच्चा गुजर गया। अगर ऋषभ ने उस रात हॉस्पिटल का फॉर्म साइन नहीं किया होता तो मैं भी आज जिंदा नहीं होती। मिस्टर सैडो ने कह दिया, लेकिन ऋषभ ने तुम्हें मुझसे दूर भी तो कर दिया। अंतरा चीख पड़ी, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि मुझे वो यहाँ से कहीं दूर ले जाए। मुझे इस शहर से नफरत है। इस जगह ने मुझे सिर्फ दुख दिए है। मैं यहाँ एक पल भी सांस नहीं ले सकती थी। मिस्टर सैडो ने समझाया, अंतरा, उस दिन वो आग महेश और देविका ने लगाई थी। मैंने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई है। और मैं। अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना मिस्टर जिंदल। मैं अब ब्रिलियंट स्टार की एम्प्लॉय हूँ और यहाँ सिर्फ अपनी कंपनी के लिए आई हूँ। एक डिज़ाइनर होने के नाते मैं आपके प्रोजेक्ट पर दिल लगाकर काम करूँगी और प्रोजेक्ट खत्म होते ही वापस लंदन चली जाऊँगी। डेविड ने मुझे काफ़ी कुछ बताया था। आप भी उस आग के शिकार हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर सैडो कुछ बोलने जा रहा था, पर अंतरा ने उसे रोककर अपनी बात जारी रखी। मुझे यहाँ रोकने की कोशिश मत करना। यह बोलते हुए अंतरा कमज़ोर पड़ गई थी। वो दीवार के सहारे सरकती हुई नीचे बैठ गई। उसने आगे कहा, आपको वो घोस्ट हाउस याद है ना? मेरे लिए मुंबई वैसा ही घोस्ट हाउस है और अतीत वो भूत है जो अचानक सामने आ जाता है। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा।
इसलिए अगर आपको मुझ पर थोड़ी सी भी तरस आ रही है तो जब तक मैं यहाँ हूँ मेहरबानी करके अतीत की किसी भी बात का मेरे सामने जिक्र मत करना। यह सुनने के बाद मिस्टर सैडो ने कुछ नहीं कहा। अंतरा को सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। अंतरा। मिस्टर सैडो आगे कुछ कहे उसके पहले अंतरा ने फोन काट दिया। वो अब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। मिस्टर सैडो की आवाज़ पूरी तरह से बैठ चुकी थी। अंतरा को डर था कि उसकी बातें सुनकर कहीं फिर से उसका दिल पिघल ना जाए। फोन कट करने के बाद अंतरा तुरंत नीचे चली गई। नीचे सार्थक उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अंतरा के पास आया और बोला, जैनी, जब तक आप मुंबई में हो तब तक आपके रहने खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके लिए कपड़े भी खरीद लिए गए हैं। अगर होटल के लिए आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो तो मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से बुकिंग करूंगा। इसका जवाब देने के बदले अंतरा ने पूछा, तुम्हें मिस्टर जिंदल ने मेरे साथ आने के लिए कहा है ना? सार्थक ने ना में सर हिलाया। मुझे डेविड ने आपके साथ रहने के लिए कहा है। वो कह रहा था कि आप शायद उसके साथ कंफर्टेबल ना रह पाए। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अंतरा फुसफुसाई। फिर तो वो मुझे अच्छे से समझ गया है। सार्थक ने देखा कि अंतरा की आंखें लाल थी। वो समझ गया कि शायद वो अभी अभी रो कर आई है, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, वो होटल रूम के बारे में आप बता देती तो। अंतरा ने कहा, मुझे डार्क रूम पसंद है, कम सनलाइट, और हाँ, रूम में किचन भी होना चाहिए। सार्थक ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, चलिए। इतना बोलकर सार्थक अंतरा को पार्किंग की तरफ ले गया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। अंतरा ने पूछा, पर तुमने तो अभी होटल बुक भी नहीं किया, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सार्थक ने जवाब में कहा, आज इतना ट्रैवल और काम करने के बाद आप थक गई होंगी, इसलिए डेविड ने कहा है कि पहले मैं आपको डिनर के लिए ले चलूं। अंतरा सार्थक के साथ खाना खाने के लिए हिचकिचा रही थी, पर फिलहाल उसमें सार्थक के साथ बहस करने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो चुप हो गई। सार्थक ने गाड़ी चलाई। रास्ते में सार्थक ने अंतरा से पूछा कि वो क्या खाना पसंद करेगी। अंतरा ने कह दिया कि उसे कुछ भी चलेगा, बस वो जगह शांत होनी चाहिए, क्योंकि उसे सार्थक से कुछ बात करनी है। सार्थक ने ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए हाँ में सर हिलाया। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग खार लिंकिंग रोड के एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां पर भीड़ कम थी। वेटर ने अंतरा को मेनू दिया, पर अंतरा को ऑर्डर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए सार्थक ने खुद से ही डिशेस ऑर्डर की। वेटर के जाने के बाद सार्थक अंतरा के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद अंतरा ने अपना गला ठीक किया और पूछा, मिस्टर जिंदल की दादी कैसी हैं? वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई? इस सवाल से सार्थक को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने जवाब में कहा, हाँ, डिस्चार्ज तो हो गई, पर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अंतरा ने कहा, ठीक है, मैं अभी एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रही हूँ, उसे डेविड को दे देना और कहना कि वो दवाई दादी तक पहुँचा दे। सार्थक ने हामी भरी। अंतरा ने तुरंत अपने फ़ोन पर ईमेल में प्रिस्क्रिप्शन टाइप किया और सार्थक को भेज दिया। सार्थक ने अंतरा से कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर में ही खाना परोसा गया। अंतरा को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ा ही खाना खाया। अंतरा जब वॉशरूम होकर आई तब सार्थक ने बताया, आपका होटल रूम बुक हो चुका है, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। आपका सारा सामान भी आपके रूम में पहुँच जाएगा। वो देखने के बाद अगर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। सार्थक ने रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए अंतरा से कहा। जवाब में अंतरा ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैं खुद सुपरमार्केट चली जाऊंगी। फिलहाल तुम मुझे होटल छोड़कर घर जा सकते हो। हालांकि अंतरा को पता नहीं था कि उसे छोड़ने के बाद सार्थक को वापस ऑफिस जाकर डेविड को रिपोर्ट देनी थी कि उसने अंतरा को सेटल किया है या नहीं। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुंच गए। सार्थक ने कहा, यह मुंबई का बेस्ट 5 स्टार होटल है, होटल सहारा। आपका रूम नंबर 607 है। मैंने पर्सनली पता किया है, वहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं आती और उसमें किचन भी है। आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से परफेक्ट है।
यह नंबर सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली। तुमने यह जानबूझकर किया ना? उसने सार्थक से पूछा। सार्थक कंफ्यूज हो गया। जानबूझकर? मैं कुछ समझा नहीं। अंतरा को लगा कि सार्थक को शायद वाकई में कुछ पता नहीं है, पर इस इत्तेफाक से अब उसे गुस्सा आ रहा था। अंतरा ने कह दिया, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। सार्थक ने दलील की, लेकिन दूसरे कमरों में शायद किचन ना मिले और रोशनी। सार्थक अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही अंतरा ने कह दिया, मुझे रूम नंबर 607 छोड़कर कोई भी रूम चलेगा, भले ही वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो। सार्थक ने और ज़्यादा दलील ना करते हुए गाड़ी होटल के गेट से अंदर ले जाकर पार्क की। अंतरा को याद आया कि सार्थक ने बताया था कि महेश दीक्षित अब होटल सहारा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। अंतरा एक अजीब कशमकश में थी। एक तरफ वो महेश दीक्षित की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, पर दूसरी तरफ वो उसे एक बार मिलना भी चाहती थी, ताकि उसे पता चले कि घमंड उतरने के बाद महेश की क्या हालत हो गई है। हालांकि गेट के पास फिलहाल महेश उसे दिखा नहीं। अंतरा को लगा कि शायद अभी उसकी ड्यूटी नहीं होगी, पर जब तक वो इस होटल में है, कभी ना कभी तो उसके साथ मुलाकात होनी ही है। यह सब सोचते हुए वो सार्थक के पास रिसेप्शन पर चली गई। सार्थक ने उसे अब 3rd फ्लोर पर रूम दिलवाया। कमरे में जाकर अंतरा पहले नहाई, उसके बाद कपड़े बदलकर उसने लैपटॉप ऑन किया। भले ही वो इंडिया आ गई थी, पर आखिर वो थी तो ब्रिलियंट स्टार की ही एम्प्लॉय। अभी उसे वहाँ के प्रोजेक्ट्स पर भी नज़र रखनी थी। डिज़ाइन डिपार्टमेंट की तरफ से उसे एक डेली रिपोर्ट ईमेल किया जाता था। उसने अपना मेल बॉक्स खोला तो उसमें उसके बॉस एडम का भी एक ईमेल था, जिसमें मिस्टर सैडो की हिस्ट्री लिखी हुई थी कि कैसे एक गोद लिए हुए बेटे ने जिंदल ग्रुप हथिया लिया और अशोक जिंदल के सगे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। उसके ईमेल का मतलब यह था कि अंतरा को विलियम उर्फ कबीर जिंदल जैसे खतरनाक आदमी से सावधान रहना चाहिए। यह सब पढ़कर अंतरा सोचने लगी कि शुरुआत में वो उसे मिस्टर सैडो के नाम से जानती थी, उसके बाद पता चला कि उसका नाम कबीर जिंदल है। फिर अचानक से उन लोगों की जिंदगी में देविका आई और तब पता चला कि उसका असली नाम रणवीर आहूजा है, और अब एक और नाम आ गया, विलियम। अंतरा को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इनमें से भी कोई असली नाम है या नहीं। अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि वो इस आदमी को कभी जान ही नहीं पाई। उसने खुद को इन सब ख्यालों से बाहर निकाला। वो एडम का यह ईमेल डिलीट कर देना चाहती थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद अंतरा ने एडम को रिप्लाई में थैंक यू लिख दिया। अपना काम खत्म करने के बाद वो सो गई। थकान की वजह से उसे बहुत गहरी नींद आ गई, जिस वजह से अगले दिन सुबह उसकी नींद भी जल्दी खुल गई। भले ही वो मुंबई में रहना नहीं चाहती थी, पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना उसका फर्ज था। अंतरा जल्दी से तैयार हुई, आधा घंटा जल्दी निकली ताकि वो सुबह की ट्रैफिक से बच पाए। होटल के बाहर निकलकर अंतरा ने टैक्सी रोकी, लेकिन वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठे उसके पहले अचानक उसे पीछे से किसी ने खींच लिया। सॉरी, हमें टैक्सी नहीं चाहिए। फिर एक बार वही बैठी हुई आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर सैडो ने अंतरा की पतली कलाई पकड़कर उसे अपनी गाड़ी के पास खींच लिया। मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगा, मिस्टर सैडो ने उसे कह दिया। उसकी आवाज़ इतनी बैठी हुई थी कि अंतरा को ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी अफोर्ड कर सकती हूँ, अंतरा ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। मुझे पता है, पर मैं खुद तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मिस्टर शैडो को बोलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। उसने अपनी बात बोलते हुए फिर से अंतरा का हाथ पकड़ लिया। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। यह कहते हुए अंतरा ने मिस्टर शैडो का हाथ झटक दिया और उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से मिस्टर शैडो के कदम लड़खड़ा गए और वह पीछे जाकर अपनी गाड़ी से टकरा गया। यह देखकर अंतरा थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके हल्के धक्के से मिस्टर शैडो इतना पीछे जाकर टकरा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर शैडो का शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। मिस्टर शैडो का चेहरा फीका पड़ गया था। यह देखकर अंतरा घबरा गई। आप ठीक तो हो? मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिलाया, पर उसकी आंखें दर्द से लाल हो गई थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि अचानक मिस्टर शैडो को क्या हो गया।